Hello everyone and welcome back to my channel. Welcome to Saga Says, mother to a toddler who is now 1 year old, more than 1 year old. तो इस वीडियो में मैं कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस के बारे में आंसर करने वाली हूँ एंड दिस इज़ मेनली फॉर टू बी मॉम्स. इट इज़ बिकॉज जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चंस रहते थे. कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि बेबीज़ क्या बहुत ज़्यादा रोते हैं. जब बेबी होता है तो उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए. कुछ लोग नए कपड़े प्रेफर करते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि हमें बेबीज़ को पुराने कपड़े ही पहनाने चाहिए. तो लाइक सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस. दीज आर जस्ट लाइक 3 क्वेश्चंस आई हैव जस्ट टोल्ड यू. तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विल माई स्लीप बी कॉम्प्रोमाइज्ड, विल माई हेल्थ बी कॉम्प्रोमाइज्ड. तो बहुत बेसिक सा इसका आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है कि यस, डेफिनेटली यस. बेबीज़ के साथ जब बेबी होता है तो उनका जो फीडिंग शेड्यूल होता है ना वो बहुत क्विक होता है. उनका क्योंकि छोटा सा पेट होता है, उनका डाइजेशन उससे भी ज़्यादा फास्ट होता है. तो उनको बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है. तो जल्दी जल्दी भूख लगती है मतलब व्हेन द बेबी इज़ एट न्यू बॉर्न स्टेज, मतलब वो जस्ट हुआ है तो उसको हर 2 घंटे में सजेस्टेड होता है, एडवाइज होता है कि उसको फीड कराया जाए. अगर वो नहीं भी कर रहा है तो भी बोला जाता है कि हर 2 घंटे में आपको ट्राई करना पड़ेगा कि वो अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो आपको उसको ब्रेस्ट फीड करना पड़ेगा. अगर वो बॉटल फीड पे है तो आपको हर 2 घंटे में उसको दूध पिलाना है. तो अब दिन में होते हैं 24 आवर्स, तो आपको 12 बार उसको फीड करना है. एटलीस्ट स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने तक तो ये शेड्यूल रहता ही है. 3 महीने तक भी हो सकता है. बहुत ही धीरे धीरे जाके उसका जो स्केड्यूल है वो चेंज होता है. तो उनका डायपर चेंज करना, अगर आप उनको लंगोट पहना रहे हो तो उनका लंगोट उतनी ही बार चेंज करना. डायपर फिर भी आपका 2 से 3 बार में चल जाएगा. इस चक्कर में आपका स्लीप डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ होता है. स्टार्टिंग में आपको बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ को अडेप्ट करने में, लेकिन विद टाइम ना आपका स्लीपिंग स्टाइल भी इतना अडेप्टेबल हो जाता है बेबी के स्केड्यूल के हिसाब से कि फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. लेकिन इन द बिगनिंग डेफिनेटली प्रॉब्लम होता है. नाउ अबाउट द हेल्थ. यार अगर आपने किसी बेबी को 9 महीने अपने पेट में रखा है तो आप इंस्टेंटली आलिया भट्ट के जैसे नहीं पतले हो जाओगे. आपको टाइम लगेगा. और आपका वर्कआउट स्टाइल है, आप कितने ज़्यादा एक्टिव हो नहीं हो, कितने आपको मे बी बेड रेस्ट हुआ है, तो उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि आपका फूड स्टाइल क्या है, आप खाना कैसा खा रहे हो प्रेगनेंसी के बाद, उस पर भी डिपेंड करता है. हाउएवर ऐसे कुछ फाउंडेशंस नहीं होते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद आपको ऐसा खाना चाहिए वैसा खाना चाहिए. आप सब कुछ खा सकते, लेकिन आपको वर्कआउट भी थोड़ा सा करना पड़ेगा. बहुत लाइट वर्कआउट्स रहेंगे, आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा. उसी के चलते ही शायद आपका वेट लॉस होगा. हेल्थ कॉम्प्रोमाइज मे बी नॉट ओनली फॉर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट वेट लॉस, बट किसी किसी को बैक पेन हो जाता है, किसी किसी को एट सर्टेन, मतलब आपका जो प्रेगनेंसी एक सर्टेन बॉडी पार्ट को हिट करता है. हेल्थ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होती है क्योंकि आप इतना ज़्यादा थके हुए होते हो कि आप उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते. आपका घर से निकलना बहुत कम हो जाता है. तो थोड़ा सा आपका लाइफस्टाइल हिट करता है, तो उसकी वजह से हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है. बट मुझे विद टाइम रियलाइज़ हुआ है कि ये लंबा नहीं चलता है. आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा. धीरे धीरे आप इतने अडेप्ट हो जाते हो शेड्यूल में कि आपको अपने आप पता चल जाता है कि आप कैसे अपने लिए टाइम निकालना है. बट विद द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, योर हस्बैंड, सब हो जाता है. तो या नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, हाउ विल आई नो दैट माई बेबी इज़ हंग्री. तो थोड़ा सा मैंने इसका ऑलरेडी आंसर दे दिया है कि इन द बिगनिंग तो बोला ही जाता है कि आपको हर 2 घंटे में उसको दूध पिलाना है. 6 महीने तक तो बेबी दूध ही पीता है. तो स्टार्टिंग में आपको हर 2 घंटे में यू हैव टू फीड योर बेबी भी, मतलब चाहे वो रो रहा हो चाहे वो नहीं रो रहा हो. लेकिन उसके बाद ना आप शायद खुद ही समझने लगते हो. लाइक एक ये जो मदर इंट्यूशन है ना, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है. तो आपको ना खुद ही पता चल जाता है कि आपका बेबी कब रो रहा है, कब नहीं रो रहा है, या कब उसको भूख लग रही है, कब उसको भूख नहीं लग रही है. तो आप ना खुद ही उस चीज़ को समझने लगते हो. बट अगर बाय द बुक्स जाओ तो स्टार्टिंग में एवरी 2 आवर्स. तो एक बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन होता है जो कि आप अपने बेबी का वेट इन केजीज
मल्टीप्लाई इट बाय 150, तो उससे आपको एक सर्टेन ml मिल जाएगा कि लेट्स से 1 kg मल्टीप्लाई बाय 150 दैट इज 150 ml। तो आपको अपने बेबी को एक दिन में एटलीस्ट 150 ml पिलाना ही है। उसके ऊपर अगर चला जाएगा इट्स वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, बट मिनिमम उसको 150 ml का मिल्क का रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली अगर आपका बेबी 3 kg का बॉर्न हुआ है तो मल्टीप्लाई इट बाय 150 ml दैट इज 450 ml इन अ डे। उसको इतना दूध चाहिए। अब आपको वो इंश्योर करना है कि आप उसको कैसे भी करके दिन में इतना दूध आपको उसको पिलाना है। तो ये बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, ऐसे आपको पता चल जाता है वो हम प्रॉपरली उसको मिल्क दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो अगर बॉटल फीड में ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं तो मुझे लगता है कि वो भी आपको विद टाइम लाइक आप उसको फीड करा लिया, ठीक है, उस दूध पीते पीते सो गया, अगर वो जल्दी जल्दी उठ के रो रहा है तो समझो उसका पेट नहीं भर रहा है। अगर वो एक बार दूध पी के आराम से 1 घंटा 2 घंटा सो रहा है तो समझ लो कि उसने वो प्रॉपर अपनी फीड ले रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। आई थिंक ये ना बहुत एक्सपीरियंस से आपको करते करते समझ आ जाएगा, बट बाय द बुक्स आप जाओगे तो ऐसे आपको होना चाहिए कि आपको अपने बेबी को कितना दूध देना है, तो आप वो इंश्योर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या बेबी बहुत ज़्यादा रोते हैं? तो इसका आंसर है कि ये चीज़ हर बेबी पे डिपेंड करती है। हर बेबी अलग होता है, या हर किसी का हेल्थ वाइज, वो अपने जब बॉर्न हुआ है तो उसकी हेल्थ बहुत अलग अलग होती है हर बेबीज़ की, तो उनके ना पैटर्न्स बहुत अलग अलग होते हैं। कुछ बेबीज़ एक्चुअल में बहुत कम रोते हैं, बहुत काम बेबीज़ होते हैं कि आपको लगेगा कि भाई ये बच्चा रोता ही नहीं है, इसकी तो आवाज़ ही नहीं आती है। बट कुछ बच्चे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो उनके रोने के पीछे डेफिनेटली एक रीज़न होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बस ऐवे ही रो रहे हैं। कुछ बेबीज़ को कॉलिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, टाइम देना पड़ता है। मेरा बेबी जब बॉर्न हुआ था तो टू बी ऑनेस्ट उसको इतना ज़्यादा कॉलिक इशू था कि उसको गैस होती थी, ठीक है, उसको उसको बर्फ दिलाना पड़ता था, हमें बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ता था, बर्फ अटक जाती थी उसकी, तो उसको वो पेन करता था। या उसने दूध पिया तो वो उस पूरा कॉलिक इशू की वजह से उसका वॉमिट हो जाता था, तो उसको पिलाया नहीं पिलाया सब बराबर हो जाता था। तो वो एक टाइम होता है, मतलब कुछ टाइम लगता है बेबी को, वो भी एक नई दुनिया में आया तो उसको एडजस्ट करने में उनको भी थोड़ा थोड़ा करके टाइम लगता है। कुछ बेबीज़ बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, कुछ बेबीज़ को टाइम लगता है और वो रोते हैं। डेफिनेटली वो बच्चा है, वो रोएगा ही, उसको और कोई तरीका ही नहीं एक्सप्रेस करने का, राइट। मतलब ऐसे ही हंसने नहीं लगते हैं बेबीज़ बॉर्न करते ही, खेलने नहीं लगते हैं, तो उनका एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो है रोना, आवाज़ें निकालना। तो यस, बेबीज़ रोते हैं, कुछ बेबीज़ कम रोते हैं, लेकिन उनका एक ही फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है इन द बिगनिंग, दैट इज़ रोना। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्दी पैनिक मोड में नहीं जाना चाहिए। मैं जब न्यू मॉम बनी थी तो मेरा बेबी बहुत जल्दी बॉर्न हो गया था 27 वीक्स में। तो मेरा नेचर ही बहुत ज़्यादा पॉसेसिव था कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे रोना आने लगता था कि वो रो रहा है, या मैं पैनिक मोड में चली जाती थी कि वो क्यों रो रहा है। बट मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ये दिस इज़ कॉमन, एंड मुझे उसकी उसकी हरकतों से समझ में आने लगा था कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आई थिंक हर मॉम एक इंट्यूशन के साथ आती है, हर फीमेल उनका एक इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि विद टाइम दे अंडरस्टैंड कि बेबी को क्या चाहिए। वो उसके रोने का, या तो उसका देखो, या तो उसे भूख लगी होगी, या उसने सुसु पॉटी कर दी होगी, या फिर उसको थोड़ा सा द बेबी नीड्स मदर्स वार्मथ, तो वो अपने पास, वो चाहते हैं कि मॉम के पास वो आना चाहते हैं, या फिर फोर्थ थिंग डेफिनेटली उसको कुछ पेन हो रहा है। तो यही 4 चीज़ें होती हैं। तो हम चारों चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जब बेबी रोता है या तो हम उसको दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, उसका डायपर चेंज करते हैं, उसके कपड़े चेंज करते हैं, या फिर उसको गोदी में लेके थोड़ा घुमाते हैं। तो डेफिनेटली इन 3-4 चीज़ों से बेबी शांत हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे समझ आया बच्चा पालना, आप बहुत जल्दी चीज़ें समझ जाते हो, क्योंकि जब आप माँ बनते हो तो आपका पूरा अटेंशन सिर्फ बेबी की तरफ होता है, आपका मॉम ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट मॉम ब्रेन इज़।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या हमें बेबीज़ के साथ को स्लीप करना चाहिए, क्या वो रिस्की है, क्या वो रिस्की नहीं है, हमें कैसे करना चाहिए या हमें उन्हें अलग सुलाना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, इन द बिगनिंग मुझे पर्सनली, दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस, इंडिया में बहुत अलग तरीके से चीज़ें चलती हैं, तो मेरा पर्सनल चॉइस है कि इन द बिगनिंग आप जब 2 घंटे आप उठ रहे हो, आपको एक कंटिन्यूस स्लीप नहीं मिल रही है, तो एटलीस्ट इन द बिगनिंग, एटलीस्ट फर्स्ट 2 और 3 मंथ्स ट्राई करना चाहिए जितना ज़्यादा बच्चे को आप अलग सुलाओ, क्योंकि आप इतना ज़्यादा थके हुए होते हो बिकॉज ऑफ द डिलीवरी, बिकॉज ऑफ द मेडिकेशंस एंड बिकॉज ऑफ वेरी लेस स्लीप डिप्राइव्ड होते हो। आपको कभी कभी होश नहीं होता है कि आपका हाथ कहाँ पड़ा हुआ है, आपने बेबी को कितना कस के हग किया हुआ है, या बेबी आपके नीचे दब गया है, नहीं दब गया है। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि एटलीस्ट स्टार्टिंग में आप बेबी को ट्राई करो जितना अलग वो अपने क्रिब में या अपने झूले में सोए उतना बेटर होगा, क्योंकि इट्स वेरी रिस्की। मतलब मैंने पर्सनली 1-2 बार मेरे साथ ऐसा मिस्टेक हुआ कि मैं इतना थकी हुई थी कि मैंने उसको अपने बाजू में सुला लिया, और मेरे को रियलाइज़ हुआ कुछ टाइम बाद मेरे इंट्यूशन से कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा कस के हग किया हुआ है कि उसका नोज़ इतना ब्लॉक था। आई डोंट नो वो ब्रीथ कैसे कर रहा था, बट वो ब्रीथ कर रहा था, कर पा रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कस के फंसा हुआ था। आई फेल्ट लाइक उसको सफोकेशन हुआ होगा डेफिनेटली, तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो अब मेरा बेबी तो वैसे भी मैंने उसको स्टार्टिंग से मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे हैबिट डाली है कि वो अपने क्रिब में ही सोए। वो अभी भी अपने क्रिब में सोता है, सिर्फ मॉर्निंग में जब वो उसका बहुत लाइट स्लीप हो जाता है, जैसे जब उसे सिर्फ वार्मथ चाहिए होता है और मेरी भी नींद पूरी हो गई होती तब मैं उसको अपने पास सुलाती हूँ। लेकिन वो थ्रू आउट द नाइट एंड थ्रू आउट द डे वो अपने क्रिब में ही सोता है। जब उसे सोना होता है वो बेड पे नहीं सोता। दूसरी चीज़ ये भी है कि फिर ना जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो वो आपका बेड नहीं छोड़ते हैं, वो आपके पास ही रहते, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है अलग सोने की। तो इट्स बेटर कि आप जितना धीरे धीरे करके उनको अकेले सोने की आदत डालोगे, इट इज़ बेटर सोइंग। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनी मॉम इज़ कि जब बेबी पैदा होता है तो उसको हमें पुराने कपड़े पहनाने चाहिए या हम उनके लिए नए कपड़े ले सकते हैं। नए कपड़ों से बेबीज़ को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, उनको रैशेस तो नहीं होंगे, दिस एंड दैट। तो आई विल टेल यू विथ प्रूफ्स। मेरे बेबी को मैंने एक भी पुराना कपड़ा नहीं पहनाया है अभी तक। उसने जब से वो बॉर्न हुआ है तब से लेके अभी तक, ही इज़ नाउ 8.5 kgs, मैंने उसको सिर्फ न्यू क्लोथ्स पहनाए हैं एंड ही इज़ कम्प्लीटली डूइंग फाइन, हिज स्किन इज़ डूइंग कम्प्लीटली फाइन। तो द बेसिक साइंस बिहाइंड ये जो बोला जाता है कि बच्चे को पुराना कपड़ा पहनाओ इज़ क्योंकि वो कपड़ा जितनी बार वॉश होता है, प्रेस होता है, वॉश हुआ प्रेस हुआ, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो वो आपके बेबी के स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। तो उसके लिए आपको मतलब पुराना कपड़ा पहनाने, किसी का पहना हुआ कपड़ा पहनाने की क्या ज़रूरत है। आप नए कपड़े लेके आओ, उनको मल्टीपल टाइम वॉश करो, मल्टीपल टाइम उनको सन में सुखाओ, उसको प्रेस करो, वो सॉफ्ट हो ही जाएगा। तो यस, यही है बेसिक, तो यही है ना, मतलब इसीलिए तो आप पहना रहे हो कि कपड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। आप अच्छे क्वालिटी का कपड़ा खरीदो, लिनन लो या फिर सॉफ्ट मसलिन क्लोथ्स जो आते हैं उससे बना हुआ उसका कपड़ा लो, उसको वॉश करो मल्टीपल टाइम्स। आप पहले से ही बेबी होने के पहले ही उनको रेडी करके रखो और वो पहनो। सो या दीज वर फ्यू क्वेश्चंस जो मेरे मन में हमेशा रहते थे कि मतलब मैं भी जब सोचती थी कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरी बहुत डिबेट रहती थी इस चीज़ को लेके। मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, मैं अपने तरीके से चीज़ें करूँगी, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने सब कुछ अपने तरीके से ही किया है अभी तक। मैंने अपने बेबी को क्रिब में सुलाया है फर्स्ट थिंग। अब न्यू क्लोथ्स ही पहनाए हैं मैंने, खुद से जाके शॉपिंग करके लाके उनको मल्टीपल टाइम वॉश करके फिर पहनाया है, एंड ही इज़ डूइंग कम्प्लीटली फाइन, नो रैशेज, नो प्रॉब्लम, नो स्किन इशूज़। एंड अनदर थिंग कि येस, स्टार्टिंग में मेरी बहुत ज़्यादा स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, बट नाउ मुझे बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। मुझे पता है कि कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी है, स्लीप कैसे मैनेज करनी है। अगर मुझे अपना पर्सनल टाइम, अपने हेल्थ को टाइम देना है तो मैं कैसे दे सकती हूँ। बहुत चीज़ें हिट करती हैं, बट आई थिंक एज अ फीमेल वी आर सो स्ट्रॉन्ग इनसाइड मेंटली दैट मतलब हम सब झेल लेते हैं, सब कर लेते हैं। तो येस, दीज वर फ्यू क्वेश्चंस
and I hope you enjoyed my video. So yes, I hope you enjoyed my video, and everything that I have said is, मतलब यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस, बेसिक सी चीज़ें हैं, और ये बहुत जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं ना, बहुत बड़ा लगती हैं हमें प्रेगनेंसी के टाइम में। हमें लगता है कि हम सही करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, हाउ मतलब थिंग्स आर गोइंग टू बी, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू फॉल, is everything is going to fall in place or not, how my baby will react to this and that, सब हो जाता है। so please keep it chill and enjoy every moment। आपको जो सही लगे आप वो करो, because जो मदर के इंस्टिंक्ट्स होते हैं, मदर के जो इंट्यूशंस होते हैं, वो हमेशा करेक्ट होते हैं। तो yes, I hope you enjoyed and stay tuned and प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया, आपने क्या किया अपने टाइम पे, एंड आई वुड लव टू नो। सो येस, कीप वॉचिंग, बाय बाय।